हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल डी कॉमर्स में। दोस्तों, मेरा नाम है सीए दीपक पटेल और आज मैं इस वीडियो में आपके लेकर आया हूँ चैप्टर नंबर 2 का रिवीजन। दोस्तों, अकाउंट्स का जो चैप्टर नंबर 2 है ये है गुडविल पे बेस्ड। गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन इस चैप्टर का नाम है। तो हम इस चैप्टर को आज रिवाइज करने वाले हैं। दोस्तों, बता दूं कि ये रिवीजन वीडियो है, इसमें सारे कॉन्सेप्ट्स जो है वो मेजरली कवर होंगे, पर आपको प्रैक्टिस तो क्वेश्चन करके करनी पड़ेगी। तो आप जो है क्वेश्चन बिल्कुल करिए। और इसके अलावा दोस्तों, ये जो नोट्स मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ ये नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप डिस्क्रिप्शन से जो है इस नोट्स को ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आइए बिना वेट किए स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर नंबर 2 गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन। तो सबसे पहले दोस्तों, गुडविल क्या होता है ये जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गुडविल क्या होता है? अब दोस्तों मैं आपको दो एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपको दो पेन बेच रहा हूँ, दोनों पेन का जो प्राइस है वो सेम है। ये पेन भी 10 रुपये की है, ये पेन भी 10 रुपये की है। पर ये जो पेन है ये आपकी पेन रिलायंस की है, ये आपकी पेन रिलायंस कंपनी की है और ये लोकल पेन है। दोनों का अमाउंट 10 रुपये। तो आप कौन सी पेन खरीदोगे? डेफिनेटली ब्रांडेड पेन खरीदोगे, 10 रुपये में ये वाली पेन खरीदोगे। जबकि काम ये भी सेम कर रही है, पर आप ये पेन क्यों खरीदोगे? क्योंकि इसका मार्केट में अच्छा रेपुटेशन है, अच्छा नाम है। तो ये जो आपकी चॉइस में डिफरेंस आया, इसी डिफरेंस को हम बोलते हैं गुडविल यानी कि रिलायंस की गुडविल ज़्यादा है और इस वजह से जो है ये पेन को ज़्यादातर लोग खरीदेंगे और इस पेन को ज़्यादातर लोग इग्नोर मार देंगे, क्योंकि दोनों का प्राइस सेम है, दोनों के फीचर्स सेम है, पर इसके पास ब्रांड है, इसके पास ब्रांड नहीं है। तो आई होप आपको समझ आया हो कि मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ। मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि अगर किसी फर्म की ब्रांड वैल्यू ज़्यादा है तो इसका मतलब उसका गुडविल ज़्यादा है। ठीक है। अब गुडविल इज गुड नेम और द रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। मैंने आपको बताया बिजनेस का कैसा रेपुटेशन है। जितना हार्डवर्क अगर कोई बंदा अपने बिजनेस में करता है और अपने बिजनेस को ऑनेस्टी से काम करता है अपने बिजनेस में और अपने बिजनेस को ग्रो करता है, उतनी ज़्यादा उसकी गुडविल बढ़ती है। अगर वो अच्छी सर्विस देगा क्लाइंट को तो भी उसकी गुडविल बढ़ेगी और कस्टमर सेटिस्फाई हो जाएंगे अगर उनकी सर्विस से, तो बार बार उन्हीं से सर्विस लेंगे और जब बार बार उन्हीं से सर्विस लेंगे तो उनका प्रॉफिट बढ़ेगा और उनका गुडविल उनके हायर प्रॉफिट की वजह से और ज़्यादा बढ़ जाएगा। यानी कि सिंपल बात अगर मैं बोलूँ तो जितना ज़्यादा प्रॉफिट उतना ज़्यादा गुडविल। ठीक है दोस्तों? ठीक है। अब फीचर्स क्या है गुडविल के? सबसे पहला फीचर है इट इज़ एन इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट का मतलब है जिसको हम छू नहीं सकते। क्या आप रिलायंस की गुडविल को छू सकते हो? नहीं छू सकते, क्योंकि वो टचेबल नहीं है, आप उसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते, है ना। तो वो जो है अनटचेबल है, इसलिए हम उसको बोलते हैं इंटेंजिबल एसेट। ठीक है। गुडविल कैनॉट बी सीन और टच्ड, इट डज नॉट हैव एनी फिजिकल एक्सिस्टेंस, इट बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ इंटेंजिबल एसेट सच एज पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट एक्सेट्रा। तो पहला इंटेंजिबल एसेट। दूसरा वैल्यूएबल एसेट। वैल्यूएबल तो है भाई, क्यों वैल्यूएबल है? क्योंकि अगर गुडविल अच्छी होगी तो आपके फर्म के प्रोडक्ट्स बहुत जल्दी बिकने लगेंगे। एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। फॉर एग्जांपल, मेरी एक ब्रांड है डीपीसी और एक टाटा है, एक डीपीसी है। ठीक है। दोनों ने एक माउस बनाकर लॉन्च किया, तो किसका सेल ज़्यादा होगा? टाटा का, डेफिनेटली टाटा का, क्योंकि उसकी गुडविल ज़्यादा है। और इसीलिए हम गुडविल को वैल्यूएबल एसेट मानते हैं, क्योंकि गुडविल जितनी ज़्यादा होगी उतने ज़्यादा हम प्रोडक्ट बेच सकते हैं मार्केट में। ठीक है। फिर इट इज़ हेल्पफुल इन अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट। ये भी सही बात है कि जितना ज़्यादा गुडविल होगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। इट्स वैल्यू इज़ लायबल टू कॉन्स्टेंट फ्लक्चुएशन। गुडविल की वैल्यू हमेशा चेंज होते रहती है। क्यों चेंज होते रहती है? क्योंकि हमारा प्रॉफिट भी हर बार चेंज होते रहता है। तो जितने बार हमारा प्रॉफिट चेंज होगा उतने बार हमारा गुडविल भी चेंज होगा, क्योंकि हम गुडविल को कैलकुलेट करने वाले हैं इस चैप्टर में। हम इस चैप्टर में गुडविल को कैलकुलेट करने वाले हैं, कैसे गुडविल को कैलकुलेशन करना है, और गुडविल का जो पूरा कैलकुलेशन है वो कहीं ना कहीं जाकर प्रॉफिट पे बेस्ड हो जाता है।
प्रॉफिट के ऊपर बेस्ड हो जाता है। तो इसीलिए जब जब प्रॉफिट चेंज होंगे तब तक गुडविल भी चेंज होगा। इट इज़ वैल्यूएबल ओनली व्हेन द एंटायर बिजनेस इज सोल्ड। हम गुडविल का पैसा तभी ले सकते हैं मार्केट से जब हम पूरा बिजनेस बेचने जाए। बीच में कोई जाकर गुडविल का पैसा नहीं देता। फॉर एग्जाम्पल आपने और मैंने अभी बात की कि जो रिलायंस कंपनी है, रिलायंस कंपनी का जो गुडविल है, रिलायंस कंपनी का जो गुडविल है, क्या तो आप अगर अभी रिलायंस के पास जाओगे, रिलायंस का गुडविल बेचोगे तो क्या आपको पैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा। अभी गुडविल का कोई पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर पूरी रिलायंस इंडस्ट्री बेची जा रही है, पूरी रिलायंस की इंडस्ट्री बेची जा रही है, पूरा उसका बिजनेस बेचा जा रहा है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं गुडविल का कैलकुलेशन वहाँ पर बीच में आएगा। ठीक है। अब गुडविल को कोई नाप नहीं सकता, हालांकि इसको नापने के बहुत सारे तरीके बताए गए हैं आपके बुक्स में, पर वो एग्जैक्ट नहीं है। एग्जैक्ट आप कभी लाइफ में डिटरमाइन नहीं कर सकते कि गुडविल कितना है। आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं आपको बोलूँ कि समुद्र में कितना पानी है, समुद्र में कितना पानी है, तो आप क्या कभी उसको नाप सकते हो? नहीं नाप सकते। क्यों नहीं नाप सकते? क्योंकि ज़रूरी थोड़ी है समुद्र की पूरी गहराई एक जितनी हो। कहीं पर ज़्यादा गहराई होगी, कहीं पर कम गहराई होगी, तो आप कैसे नापोगे उसके पानी को? वैसे ही जो है गुडविल को आप कभी एग्जैक्टली नाप नहीं सकते हो। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी कि आप गुडविल को कभी एग्जैक्टली नाप नहीं सकते। अब दो टाइप के गुडविल होते हैं। पहला होता है परचेस्ड गुडविल, दूसरा होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। पहला होता है परचेस्ड गुडविल, दूसरा होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेस्ड गुडविल का मतलब जब आपने किसी बिजनेस को खरीदा और उस बिजनेस को खरीदने के लिए आपने एक्स्ट्रा पैसा पे किया, तो वो हो जाएगा गुडविल। ठीक है। अगर आपने कोई बिजनेस खरीदा और उस बिजनेस के लिए आपने एक्स्ट्रा पैसा पे किया, तो आपने जितना भी एक्स्ट्रा पैसा पे किया वो सारा हो जाएगा गुडविल। आइए देखते हैं। Purchased goodwill means goodwill for which a consideration has been paid when the business is purchased the excess of purchase consideration of its net asset। यानी कि नेट एसेट से जितना ज़्यादा आप पैसा दोगे उतना ज़्यादा हो जाएगा आपका गुडविल। अब नेट एसेट क्या होता है? एसेट माइनस लायबिलिटी, या फिर मैं बोल सकता हूँ नेट एसेट को कैपिटल बोल सकता हूँ, है ना। अगर मैं सारे एसेट से सारे लायबिलिटीज़ को माइनस कर दूँ तो मेरा कैपिटल ही बचेगा। अगर आपने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ा हो तो आपको पता होगा, है ना। तो एसेट माइनस लायबिलिटी, ये आ गया मेरा कैपिटल। अब इससे जितना ज़्यादा पैसा दूँ वो हो जाएगा मेरा गुडविल। ठीक है। इसको सेपरेटली रिकॉर्ड करते हैं बुक्स में। अब हम इसको कैश में भी खरीद सकते हैं या फिर कोई सामान देकर भी खरीद सकते हैं। काइंड में कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इट अराइज ऑन परचेज ऑफ बिजनेस, जब हम बिजनेस खरीदेंगे तब आएगा। कंसिडरेशन जो है पे होता है, इसलिए इसको बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, बैलेंस शीट में भी शो करेंगे। एमोटाइज करेंगे यानी कि डेप्रिशिएट करेंगे यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर भी करते जाएंगे। वैल्यू इज सब्जेक्टिव जजमेंट एंड असर्टेन्ड बाय एग्रीमेंट ऑफ सेलर एंड परचेजर। इट इज अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, कैन नॉट बी सोल्ड सेपरेटली इन द मार्केट और इन पार्ट्स। ये होता है हमारा ऐसा गुडविल जिसको हमने खरीदा है तो बुक्स में रिकॉर्ड करना है। बुक में रिकॉर्ड किए तो बैलेंस शीट में दिखेगा तो डेप्रिसिएशन लगाना है। पर दूसरा होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल यानी कि मैंने खुद काम किया, मैंने अपना गुडविल खुद बनाया, तो उसको मैं कभी भी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करूँगा। ठीक है, बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करूँगा। अगर मैं अपना बिजनेस बेच रहा हूँ तो ही रिकॉर्डिंग करूँगा। बहुत सारे सालों काम करके मैं इसको जनरेट कर सकता हूँ। ठीक है, बहुत सारे काम करके मैं इसको जनरेट कर सकता हूँ। इसका ट्रू कॉस्ट कभी भी आप पता नहीं लगा सकते। इसका वैल्यू जो है वो सब्जेक्टिव जजमेंट पे डिपेंड करता है। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के हिसाब से इसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करना है। ठीक है, ये दोनों डिफरेंस हो गया। ठीक है, ये दोस्तों थ्योरी पार्ट है। मैं आता हूँ अभी आपको न्यूमेरिकल पार्ट में लेकर आता हूँ, आप बोर मत होइए। फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल पे किसका अफेक्ट पड़ता है? सबसे पहला एफिशिएंट मैनेजमेंट। अगर मुकेश अंबानी जी छोड़ दे रिलायंस, या फिर कोई भी रेपुटेड पर्सन छोड़ दे अपनी कंपनी, रतन टाटा को छोड़ दे, तो क्या उसकी गुडविल में कमी आएगी?
हाँ जी, बहुत कमी आ जाएगी उसके गुडविल में। लोग क्या सोचेंगे कि रतन टाटा जी ने टाटा को छोड़ दिया तो जरूर इसमें कोई ना कोई नुकसान होगा, इसीलिए छोड़ा है, तो उसकी गुडविल जो है वो इफेक्ट हो जाएगी। इसीलिए बोलते हैं कि एफिशिएंट मैनेजमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गुडविल की वैल्यू को बढ़ाने के लिए। ठीक है। दूसरी बात, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स का मतलब है कि अगर आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है तो आपकी गुडविल बढ़ेगी। अगर आप खराब क्वालिटी बना के दोगे तो गुडविल बढ़ेगी क्या? नहीं। एक बात बताओ, लावा जो फ़ोन आते हैं, लावा फ़ोन की गुडविल ज़्यादा है कि एप्पल फ़ोन की गुडविल ज़्यादा है? डेफिनेटली एप्पल फ़ोन की गुडविल ज़्यादा है, क्योंकि एप्पल अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाता है इसीलिए। ठीक है। लोकेशन ऑफ बिजनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट करता है। लोकेशन ऑफ बिजनेस कैसे इंपॉर्टेंट करता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ हूँ तो मेरे लिए रिलायंस की गुडविल बहुत ज़्यादा है, पर अगर मैं वेस्ट इंडीज़ में चले जाऊँ तो वेस्ट इंडीज़ में क्या रिलायंस की गुडविल उतनी ज़्यादा होगी? नहीं होगी। तो ये लोकेशन ऑफ बिजनेस पे भी डिपेंड करता है। फिर द लॉन्गिविटी ऑफ बिजनेस, यानी कि बिजनेस कितने सालों से काम कर रहा है, कितने टाइम तक काम कर चुका है, इससे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है गुडविल में। ठीक है। मोनोपोलिस्टिक एंड अदर राइट्स, यानी कि अगर बिजनेस मोनोपोली मार्केट में चल रहा है, मोनोपोली मार्केट यानी कि फॉर एग्जांपल कुछ दिन पहले जियो जो है वो मोनोपोली मार्केट हो गया था, बहुत कम दाम में 4G 5G सर्विस प्रोवाइड कर रहा था, दूसरे जो सर्विस प्रोवाइडर वो प्रोवाइड नहीं कर पा रहे थे, तो उसके कारण उसकी गुडविल बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो अगर बिजनेस का नेचर मोनोपोलिस्टिक है तो उसकी गुडविल बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अदर फैक्टर क्या है? अच्छे इंडस्ट्री रिलेशन होने चाहिए, फेवरेबल गवर्नमेंट कंडीशन होने चाहिए, स्टेबल पॉलिटिकल कंडीशन होने चाहिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट अच्छा होना चाहिए, एडवर्टाइजिंग अच्छी होनी चाहिए, और प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो आपकी गुडविल हमेशा बढ़ेगी। ठीक है। अब गुडविल को वैल्यू क्यों करना है? गुडविल को वैल्यू इसलिए करना है ताकि अगर हम बिजनेस बेचें तो उस बिजनेस में गुडविल का पैसा ले सके। दूसरी बात, अगर कोई पार्टनर नया आ रहा है बिजनेस के अंदर तो पैसा ले सके, अगर कोई पार्टनर चाह रहा है तो उसको गुडविल का पैसा दे सके। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है तो गुडविल का वैल्यूएशन कर सके। रिटायरमेंट या डेथ हो रहा है पार्टनर का तो भी हम गुडविल का वैल्यूएशन कर सके। इसीलिए हमको गुडविल की वैल्यू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहला, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तब, कोई पार्टनर आया तब, कोई पार्टनर गया तब, दो फर्म का अमलगमेशन हो गया। अमलगमेशन होना यानी कि मर्ज होना, अमलगमेशन होना यानी कि मर्ज होना, एक दूसरे में मर्ज हो जाना, उसको बोलते हैं अमलगमेट होना। ठीक है। उसके बाद पार्टनरशिप फर्म इज सोल्ड, अगर कोई आप पार्टनरशिप बेच रहे हो तब आपको गुडविल निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। अब गुडविल निकालने के लिए 3 मेथड होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट: एवरेज मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। 3 मेथड अगर आपको आ गए तो आपका चैप्टर हो गया खत्म। पहला मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब मैं आपको नोट्स से पढ़ाने की बजाय आपको लिख कर पढ़ाता हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो मैंने जो है नोट खोल लिया है। अब देखो दोस्तों, पहला मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या होता है? देखो, नाम क्या है? एवरेज प्रॉफिट। तो पहले प्रॉफिट का एवरेज निकालेंगे। ठीक है। प्रॉफिट के एवरेज को निकालकर नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। यानी कि पहले एवरेज प्रॉफिट निकालना है और एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई कर देना है। अब एवरेज कैसे निकालते हैं? अगर 3 साल का प्रॉफिट है तो तीनों साल के प्रॉफिट को प्लस कर दो, डिवाइड बाय 3 कर दो। 5 साल का प्रॉफिट है तो 5 साल के प्रॉफिट को प्लस कर दो, डिवाइड बाय 3 कर दो।
किसी साल का लॉस है तो लॉस को माइनस कर दो, डिवाइड बाय जितने नंबर ऑफ ईयर्स है वो। तो बेसिकली एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ प्रॉफिट, तो आ जाएगा आपका एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, और एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर दोगे नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से, तो आ जाएगा आपका गुडविल। अब एक बात और, ये जो एवरेज प्रॉफिट है, इस एवरेज प्रॉफिट में एबनॉर्मल चीज़ों को हटा देना है, एबनॉर्मल चीज़ों को हटा देना है। फॉर एग्जांपल कोई ऐसी चीज़ है जो हर साल नहीं होती, इस साल हो गई, तो उसको एवरेज प्रॉफिट से हटाना है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहले गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज मीन्स फॉर हाउ मेनी ईयर द फर्म विल अर्न द सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इन फ्यूचर। क्वेश्चन में दिया होगा नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, कोई भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एवरेज प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, अब अगर किसी साल एबनॉर्मल इनकम हुई है, एबनॉर्मल इनकम यानी कि ऐसी इनकम जो हर साल नहीं होती। फॉर एग्जांपल अगर मैंने प्रॉपर्टी बेची इस साल, प्रॉपर्टी बेच के 10 लाख आया, तो क्या मैं वो 10 लाख को प्रॉफिट में लूँगा? नहीं, क्योंकि हर साल मैं प्रॉपर्टी नहीं बेचूंगा। मेरे को खाली वही इनकम लेनी है जो हर साल होती है, जो रिकरिंग नेचर की होती है। तो एबनॉर्मल इनकम अगर कोई है तो उसको माइनस कर देना है, एबनॉर्मल लॉस है कोई तो उसको प्लस कर देना है, अगर इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट है तो उसको माइनस कर देना है। 3 चीज़ें याद रखना, एबनॉर्मल इनकम है तो माइनस कर दो, एबनॉर्मल लॉस है तो प्लस कर दो, और अगर इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट है तो उसको माइनस कर दो। ये 3 चीज़ों को करने के बाद आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। अगर आपको और बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो डेफिनेटली आपको क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। फिर दूसरा मेथड है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या होता है, आपको क्वेश्चन में वेट दिया होता है कि कौन से साल का कितना वेट है। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में दिया होगा 2011 का 1 है, 2012 का 2 है, 2013 का 3 है, 2014 का 4 है, ऐसा वेट दिया होगा। तो आपको वेट को क्या करना है, पहले जितना भी आपका प्रॉफिट है उसको मल्टीप्लाई करना है वेट से, तो आ जाएगा टोटल प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट, डिवाइड करना है नंबर ऑफ वेट से, तो आ जाएगा आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट। कैसे निकालेंगे, टोटल प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट। टोटल प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट यानी कि प्रॉफिट इनटू वेट, प्रॉफिट इनटू वेट करेंगे तो आ जाएगा टोटल प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट, डिवाइड बाय टोटल ऑफ वेट, तो आ जाएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। फिर वेटेड एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा गुडविल। भैया कुछ समझ नहीं आया, भैया कुछ समझ नहीं आया, एग्जाम्पल बनाया ना आप लोगों के लिए, काहे टेंशन ले रहे हो, एग्जाम्पल बनाया है मैंने आप लोगों के लिए। देखिए एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल, प्रॉफिट वेट इनटू प्रॉफिट। क्वेश्चन में आपको 2 चीज़ें दी होंगी, प्रॉफिट दिया होगा और वेट दिया होगा। क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट और वेट दिया होगा, आपको क्या करना है, प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई कर देना है। आपने प्रॉफिट और वेट को मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया आपका वेट इंटू प्रॉफिट। अब इसका टोटल लेना है तो 2,19,000, वेट का टोटल लेना है तो 10, दोनों का टोटल लेना है, दोनों को डिवाइड कर देना है, तो आ जाएगा 21,900। ये आ गया मेरा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट का मतलब कि मेरा एवरेज प्रॉफिट इतना होता है। ठीक है, ठीक, 21,900 आ गया वेटेड एवरेज प्रॉफिट। गुडविल कैसे निकालेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, तो 21,200 इंटू 2, तो मेरा आ गया 43,800 आ गया मेरा गुडविल। समझ आया कैसे निकालना है, पहले वेट इंटू प्रॉफिट करना है, इसके टोटल को इसके टोटल से डिवाइड करना है, तो आ जाएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट, और वेटेड एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज करोगे तो आ जाएगा आपका गुडविल। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ आई हो। इसके बाद तीसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर आपने आज की डेट में 1 लाख रुपए प्रॉफिट कमाया, ठीक है, आपने आज की डेट में 1 लाख रुपए प्रॉफिट कमाया, और दूसरी फर्म जो है, दूसरी इंडस्ट्री है,
वो उससे कम प्रॉफिट कमा रही है, तो आप जितना ज़्यादा कमा रहे हो वो आपकी गुडविल होगी, है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं तो फॉर एग्जाम्पल एक इंडस्ट्री है, ठीक है, इस इंडस्ट्री के लोग 100 रुपये लगा के 15 रुपये कमा रहे हैं, ठीक है। मैं क्या बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ सुपर प्रॉफिट मेथड क्या होता है। एक इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री के लोग 100 रुपये लगा के 15 रुपये कमा रहे हैं, और आप हो, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं हूँ, मैं 100 रुपये लगा के 25 रुपये कमा रहा हूँ, मैं 100 रुपये लगा के 25 रुपये कमा रहा हूँ, और इंडस्ट्री वाले 100 रुपये लगा कर 15 रुपये कमा रहे हैं, तो ये 15% कमा रहे हैं और मैं 25% कमा रहा हूँ, है ना। तो मेरा गुडविल कितना हो जाएगा, मेरा गुडविल कितना हो जाएगा 10 रुपये, गुडविल कितना हो जाएगा 10 रुपये। तो ऐसे ही जो है हम सुपर प्रॉफिट मेथड लगाते हैं। सुपर प्रॉफिट यानी कि ये मेरा सुपर प्रॉफिट हो गया 10, सुपर प्रॉफिट हो गया, क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट तो 15 है, 15 तो कोई भी कमा रहा है इंडस्ट्री में, पर मैं 25 कमा रहा हूँ। क्यों 25 कमा रहा हूँ, क्योंकि मेरा गुडविल ज़्यादा है। तो मेरा जो ये डिफरेंस आ गया, इसको मैं बोलूँगा सुपर प्रॉफिट। आइए सबसे पहले सुपर प्रॉफिट कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, यानी कि हर चीज़ में नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज तो आएगा ही आएगा, उसको आप हटा नहीं सकते हो, ठीक है। दूसरा, सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट यानी कि आपके बिजनेस का एवरेज प्रॉफिट, और नॉर्मल प्रॉफिट यानी कि दूसरे लोग क्या कमा रहे हैं, ठीक है। अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, जितना उनका इन्वेस्टमेंट होगा उसको इनटू कर देंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। फॉर एग्जांपल, अपने एग्जांपल में 100 रुपये इन्वेस्टमेंट था और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15% था, तो मेरा आंसर कितना आया 15, है ना। ये देखो, यहाँ पर साइड में अगर आपको दिख रहा होगा, तो साइड में अगर आपको दिख रहा होगा तो ये देखो वही चीज़ की थी हमने यहाँ पर, सेम, है ना। तो ये मेरा था नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालना है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। अब कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालना है, इस कैपिटल एम्प्लॉयड को निकालने के लिए एक फॉर्मूला दिया हुआ है, कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व माइनस फिक्टिशियस एसेट इफ एनी। अगर कोई भी फिक्टिशियस एसेट है, फिक्टिशियस एसेट यानी कि एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंस हो गया या ऐसा कुछ हो गया जो हमारे बैलेंस शीट में दिख रहा है, तो उसको हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व माइनस फिक्टिशियस एसेट, तो आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। या फिर दूसरी बात है, सारे एसेट को प्लस कर दो, सारे एसेट को प्लस कर दो, और गुडविल, फिक्टिशियस एसेट और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को माइनस कर दो, और आउटसाइड लायबिलिटी को माइनस कर दो, तो भी आ जाएगा मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड। दो फार्मूला दिया है यहाँ पर, बीच में और लगा है, दो फार्मूला है। पहला फार्मूला कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व माइनस फिक्टिशियस एसेट, दूसरा फार्मूला ऑल एसेट को प्लस करो, माइनस कर दो गुडविल, फिक्टिशियस एसेट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, और माइनस कर दो आउटसाइड लायबिलिटी, तो आ जाएगा आपका कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये दो फार्मूले ध्यान में रखने हैं, दोनों में से कोई भी एक फार्मूले से क्वेश्चन आ सकता है। ऐसा नहीं है कि आप एक क्वेश्चन याद करोगे तो आप एक फार्मूला याद करोगे तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको दोनों फार्मूले याद करने पड़ेंगे और एग्जाम में देखना पड़ेगा कौन सा फार्मूला लग रहा है, उसके हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। अब सुपर प्रॉफिट मेथड का एक एग्जाम्पल लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कैपिटल लगाया 10 लाख, मैंने कैपिटल लगाया 10 लाख, मेरा 3 साल का प्रॉफिट है 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, और मेरा एनआरआर जो है, एनआरआर यानी कि नॉर्मल इंडस्ट्री के लोग कितना कमा रहे हैं, 10%। नॉर्मल इंडस्ट्री के लोग 10% कमा रहे हैं, तो नॉर्मल लोग कितना प्रॉफिट कमा रहे होंगे, नॉर्मल लोग कितना प्रॉफिट कमा रहे होंगे, नॉर्मल लोग कमा रहे होंगे 10 लाख इंटू 10%, 1 लाख। नॉर्मल लोग 1 लाख कमा रहे हैं, मैं कितना कमा रहा हूँ, मेरा एवरेज प्रॉफिट कितना है, 2, 3, 5, तीनों को प्लस करूंगा डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि 3 साल का है। तो एवरेज प्रॉफिट 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख डिवाइडेड बाय 3, तो मेरा आ गया 33333, यानी कि मैंने 33333 कमाया, 3,33,333। नॉर्मल लोगों ने 1 लाख कमाया, तो मेरा सुपर प्रॉफिट कितना हो गया, 2,33,333, ठीक है। कैसे निकाला, एवरेज प्रॉफिट माइनस सुपर प्रॉफिट, फिर सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से, तो मेरा आ जाएगा गुडविल। सिंपल है, सिंपल है, ठीक है। फिर आता है कैपिटलाइज्ड मेथड। कैपिटलाइज्ड मेथड में 2 टाइप के मेथड होते हैं,
एक होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। सबसे पहली बात मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको कैपिटल दिया हुआ है क्वेश्चन में, अगर आपको कैपिटल दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का परसेंटेज दिया हुआ है, तो आप अमाउंट निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? बताओ। निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मेरा कैपिटल 1 लाख है, मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है, तो मैं कैसे निकालूंगा? 1 लाख इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100, तो आ जाएगा मेरा 10,000। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, अगर आपको क्वेश्चन में इंटरेस्ट दिया है और अमाउंट दिया है, तो क्या आप कैपिटल निकाल सकते हो? निकाल सकते हो। इसी को बोलते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड। हमारे को अमाउंट दिया है, परसेंटेज दिया है, अब हमको कैपिटल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? 10,000 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100, यानी कि मैंने क्या किया, रेट को नीचे रखा, यहाँ पर रेट ऊपर था पर यहाँ पर रेट नीचे है, तो मेरा आंसर कितना आएगा? 1 लाख। तो मेरा फॉर्मूला क्या हो गया? अमाउंट डिवाइडेड बाय रेट इंटू 100। तो ऐसे निकलता है कैपिटलाइजेशन। तो अब देखो, अगर आपको एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करना है तो फॉर्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेट इंटू 100। एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेट इंटू 100। ठीक है, समझ आया? कोई डाउट? ये आ जाएगी मेरी कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म। एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेट इंटू 100 करूंगा तो मेरा कैपिटल आएगा। क्या आएगा? मेरा कैपिटल आएगा। ये मैंने बताया आपको, कैपिटल आएगा। ये कैपिटल आया मेरा यहाँ पर, तो मेरा आ गया कैपिटल। अब मेरे को निकालना है कि मेरा नेट एसेट कितना है। तो मैं नेट एसेट कैसे निकालूंगा? नेट एसेट निकालूंगा टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज, तो आ जाएगा मेरा नेट एसेट। अब मेरे को ये देखना है कि जो मैंने कैपिटलाइज वैल्यू निकाली थी उसमें और कैपिटल एम्प्लॉयड में कितना डिफरेंस है। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, यानी कि मेरे एवरेज प्रॉफिट की कैपिटल की वैल्यू कितनी होती और असल में कैपिटल की वैल्यू कितनी है, दोनों को माइनस कर दूंगा तो आ जाएगा मेरा गुडविल। ठीक है, तो ये निकलेगा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। सिमिलरली कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला भी सेम है, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय रेट। फिर आपको इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है। ये जो स्टेप्स है, इस स्टेप्स को आपको यहाँ पर भी सेम टू सेम फॉलो करना है। ठीक है, समझ आया? तो दोस्तों यहाँ पर सारे फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए और सारे कॉन्सेप्ट्स जो है इस चैप्टर के आपको मैंने बता दिए हैं। अब ये जो है फाइल आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं पूरे चैप्टर्स यहाँ पर अपलोड करने वाला हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो। अगर आपका कोई डाउट हो तो कमेंट करो, क्योंकि डाउट कमेंट करोगे तो मैं रिप्लाई करूँगा डेफिनेटली। और कमेंट थोड़ा डिटेल में करना ताकि मेरे को पता चले क्या डाउट है आपका। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।